गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी मतलब संघीय कार्यपालिका, और ये संघीय कार्यपालिका का जो है वो क्लास 3 है और बाकी 2 क्लास आप नहीं देखे होंगे तो देख ले होंगे। तो मैं एक बात करता हूँ कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैं अगर पढ़ा दूँ उस चीज़ को अगर पढ़ लिए उसके बाद मेरे पढ़ाने का तरीका ये हो कि आप क्वेश्चन बैंक या किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उससे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमारे संघीय कार्यपालिका की ये क्लास 3 है और आज हम इसमें क्या देखते हैं, चलिए पढ़ाई को अपने शुरुआत करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो आज हम बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखिए क्या क्या चीज़ देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत की संसद का एक अंग होता है। भारत की राष्ट्रपति क्या होता है, भारत की संसद का एक अंग होता है, यानी कि हिस्सा होता है। ठीक है, यद्यपि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो गया हो तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं प्रदान कर दे। समझ रहे हैं, कोई भी विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो गया हो तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक कि भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं प्रदान करे। ठीक है, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष यानी कि राष्ट्रपति के सामने उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। तो राष्ट्रपति के पास कितना ऑप्शन होता है, कितना विकल्प होते हैं जब कोई विधेयक का मतलब बिल हुआ, ठीक है, या कानून बनाने की ये प्रक्रिया जिसको विधेयक या बिल कहते हैं, तो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वह उसे अनुमति प्रदान कर दे, वो बिल को अनुमति प्रदान कर दे। ठीक है, वह उसे अनुमति देने से मना कर दे, अनुमति देने से मना कर दे, वह उसे संसद के समक्ष एक बार पुनः विचार के लिए भेज दे, और यदि संसद पुनः विचार करके उस विधेयक को फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दे तो भारत का राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मतलब उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, वह उसे संसद के समक्ष एक बार पुनः विचार करने के लिए भेज दे उस बिल को। ठीक है, और यदि संसद पुनः विचार करके उस विधेयक को फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दे तो भारत का राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, यह शक्ति राष्ट्रपति को कहाँ से मिली है, 44वें संशोधन 1978 से प्रदान की गई है। कहाँ से, 44वें संशोधन 1978 से प्रदान की गई है। इतना बात आपको समझ में आई। जो मैं पढ़ाऊँ केवल उसी को पढ़िए, बाकी क्वेश्चन कीजिए, 100% बनेगा, कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, इस संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति प्रदान करने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य है। मतलब संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति प्रदान करने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य है, मतलब कि उसको सिग्नेचर करना ही होगा। ठीक है, बाध्य का मतलब है कि मना नहीं किया जा सकता है, वह इसे पुनर्विचारण के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, और ना ही उस पर अनुमति देने के लिए इनकार कर सकता है। राष्ट्रपति को कहता है कि वह इसे पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। ठीक है, और ना ही उस पर अनुमति देने के लिए इनकार कर सकता है। ठीक है, यदि विधेयक धन विधेयक है तो उसे भी भारत का राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। यदि विधेयक जो है वो धन विधेयक है
तो भी भारत का राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ठीक है। यानी कि उसको सिग्नेचर करना होगा। वह या तो उसे अनुमति देगा या अनुमति देने से इनकार करेगा। दो चीज़ करेगा, या तो वह अनुमति को देगा या तो अनुमति देने से क्या करेगा, इनकार कर देगा, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है, लेकिन वो सिग्नेचर करेगा, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 123, संविधान का ये देखिए अनुच्छेद 123, ये तो याद हो जाएगा 123। संविधान का अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अध्यादेश का मतलब ये होता है कि संसद का अगर सत्र नहीं चल रहा हो, तो अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत किसी कानून की जरूरत हो, तो राष्ट्रपति है उस कानून को बनाता है, ठीक है। इसको अध्यादेश कहते हैं। और फिर संसद का जब सत्र चलेगा तो उसके बाद दोनों सदनों से उस कानून को पारित किया जाएगा। अगर पारित हो जाएगा तो फिर वो कानून का रूप लेगा। लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो तत्काल अगर कानून बनाना हो कुछ समय के लिए, तो वो राष्ट्रपति बनाएगा और उसको अध्यादेश अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। तो इसका संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। यह अध्यादेश भारत का राष्ट्रपति किसी केंद्रीय सूची के विषय पर जारी कर सकता है। किसी भी केंद्रीय सूची के विषय पर यह जारी कर सकता है। ऐसा वह तभी कर सकता है जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। जैसे मैं आपको बताया, इस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है। इस अध्यादेश का क्या प्रभाव होता है? इस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो कि किसी कानून का होता है, ठीक है। जैसे ही संसद का सत्र आरंभ हो, अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों से 6 सप्ताह के अंदर पारित करवाना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि वो कानून बना दिया और संसद का जब सत्र शुरू हो गया तो उसके 6 सप्ताह के अंदर पारित करवाना होगा, नहीं तो वो कानून खारिज हो जाएगा। आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। अन्यथा यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि अपना मन समाप्त हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति इस अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो है इस अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी अध्यादेश के अस्तित्वान रहने की अधिकतम अवधि कितनी होती है। मतलब अस्तित्वान मतलब कि कायम, मतलब कितना किसी भी अध्यादेश को, मतलब जो राष्ट्रपति मतलब कि ये करता है, कानून बनाता है, उसको अध्यादेश करते हैं, ठीक है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तत्काल कानून की जरूरत हो, तो ये राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। अस्तित्वमान मतलब कितने समय तक रहेगा। तो किसी भी अध्यादेश के अस्तित्वान रहने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, ठीक है। तो 6 सप्ताह नहीं, असीमित काल नहीं, 6 सप्ताह नहीं होगा, असीमित काल भी नहीं होगा, 8 सप्ताह भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आखिर तो फिर वो होगा क्या भाई? तो ये होगा 6 मंथ और 6 महीना और 6 सप्ताह, यानी 6 मंथ और 6 वीक होगा, ठीक है। अध्यादेश से संबंधित कुछ विवाद को हम देखते हैं, ठीक है। अध्यादेश से संबंधित कुछ विवाद को देखते हैं। डीसी वाडवा बनाम राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। क्या है? एक असाधारण शक्ति है और इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है। और इसका उद्देश्य जो है राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कब कहा गया? डीसी वाडवा बनाम राज्य के केस में, ठीक है। इसीलिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जांच हो सकती है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगा
अगर यदि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगा हो कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो वह इसे रद्द भी कर सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय इसे रद्द भी कर सकती है अध्यादेश को, ठीक है। अगर उसको लगा कि ऐसा इसका दुरुपयोग हो रहा है तो इसे क्या कर सकती है, रद्द भी कर सकती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत कर सकता है, ठीक है। आहूत मतलब होता है कि बुलाना। भारत का राष्ट्रपति संसद को आहूत कर सकता है और उनके सत्रावान की घोषणा भी कर सकता है, यानी कि सत्रों की समाप्ति भी कर सकता है। सत्रावान का मतलब क्या होता है, सत्रों की समाप्ति, ठीक है। सत्रावान का मतलब क्या होता है, सत्रों की समाप्ति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति संसद को सत्रों की आहूत कर सकता है और उसे सत्रावान की घोषणा भी कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन उसके कार्यकाल के दौरान तथा कार्यकाल के समाप्त होने पर कर सकता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का विघटन उसके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, तथा कार्यकाल के समाप्त होने पर कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियाँ, अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियाँ क्या होती है। सॉरी, राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियाँ, ठीक है। वीटो की शक्तियाँ, आप मुझे बताइए वीटो किसे कहते हैं, आप मुझे बताइए वीटो किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में क्या है, वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। किंतु विधेयकों को अनुमति देने के लिए संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति जिन जिन शक्तियों का उपयोग करता है उसकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ से की जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ, ठीक है, भारतीय संविधान में वीटो का शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। किंतु विधेयकों को अनुमति देने के लिए संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति जिन जिन शक्तियों का उपयोग करता है, ठीक है, उनकी तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ से की जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। भारत का राष्ट्रपति जब विधेयक को अनुमति देने से मना कर देता है तो इसे अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति जब विधेयकों को अनुमति देने से मना कर देता है तो इसे अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। क्या कर देता है, विधेयक को क्या करता है, देने से क्या करता है, मना कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे अत्यंतिक वीटो कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर पुनः विचार करवाता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसी विधेयक को पुनः विचार करवाता है तो उसे क्या कहा जाता है, निलंबनकारी कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कितने समय में किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितने समय में किसी विधेयक यानी बिल पर हस्ताक्षर करेगा इसकी समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, अब राष्ट्रपति जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1956 में पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रख लिया, ना तो उस पर हस्ताक्षर किए, ना इनकार किया और ना ही उसे पुनः विचार के लिए लौटाया, ठीक है। इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगर राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को ना पुनर्विचार के लिए भेजता है और ना ही उसके बारे में कुछ जवाब देता है तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, ठीक है। और ज्ञानी जैल सिंह ने 1956 में ऐसा ही कांड किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो नामक कोई शक्ति नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास विशेषित वीटो नामक कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या क्षमादान की शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ के बारे में देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 72, संविधान का अनुच्छेद किसके बारे में कर रहा है, 72, ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान करता है। राष्ट्रपति को क्या करता है, क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान करता है।
ये क्षमादान की शक्तियाँ 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला चीज़ होता है वो होता है लघुकरण। पहला चीज़ क्या होता है? लघुकरण। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकता है। क्या करता है वो? सजा देने, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकता है। यानी कि किसी को सजा मिला है उसकी प्रकृति को क्या करता है? बदल सकता है। दूसरा चीज देखते हैं परिहार। परिहार 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 गया परिहार, ठीक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सजा की अवधि को कम कर देता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो क्या है सजा की अवधि को क्या कर देता है? वो कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज में कहता है कि विराम। तीसरा चीज कहता है विराम। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों के कारण सजा को कम कर देता है। विशेष परिस्थितियों, विशेष जो परिस्थिति हो जाएगी इसके कारण सजा की अवधि को कम कर देता है। जैसे कि क्या हो जाएगा विशेष परिस्थिति में? कि शारीरिक अपंगता, कोई अगर शारीरिक से अपंग है तो चाहे महिलाओं की गर्भावस्था इत्यादि, इस अवस्था में राष्ट्रपति जो है उस सजा को कम कर देता है। और चौथा चीज देखते हैं प्रतिलंबन। प्रतिलंबन, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सजा को कुछ समय के लिए टाल सकता है। क्या कर सकता है? सजा को कुछ समय के लिए टाल सकता है, ठीक है। और पांचवा चीज देखते हैं क्षमा। पांचवा चीज क्या देखते हैं? क्षमा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सजा को पूर्णतः माफ कर देता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो क्या है सजा को पूर्णतः माफ कर देता है, ठीक है। तो 5 चीज देखते हैं। पहला चीज क्या था? लघुकरण। दूसरा चीज क्या था? परिहार। तीसरा चीज क्या था? विराम। और चौथा चीज क्या था? प्रतिलंबन। और पांचवा चीज क्या था? क्षमा, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य के राज्यपालों को भी क्षमा दान करने की शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद किसके अंदर? 168 के अंतर्गत, ठीक है। राज्यों के राज्यपालों को भी क्षमा दान करने की शक्ति है, ठीक है। किंतु वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। किंतु वह क्या करता है? मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। और सैन्य अदालत, और किसको? सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। ये शक्तियाँ सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये शक्तियाँ सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति के बारे में हो रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी क्षमा दान की शक्ति का उपयोग करके केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर करता है। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री जो है की सिफारिश पर करता है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री सिफारिश करेंगे कि इस आदमी का ये अपंग है, इसकी शक्ति को कम कर दीजिए, तो अगर मतलब कहने का मतलब ये कि केंद्रीय गृह मंत्री ही सिफारिश करेंगे तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जो है अपना शक्ति को उसका मतलब कि करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और इसकी न्यायिक समीक्षा भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको बताइएगा कि कैसा लग रहा है पढ़ने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो आपके लिए सरप्राइज़ वाली बात होगी, जो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। मुझे आप बताइएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। आप नीलम संजीव रेड्डी के बारे में क्या जानते हैं? लेकिन नीलम संजीव रेड्डी अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार पढ़िए इनके बारे में। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बता दूंगा। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में निर्विरोध का मतलब क्या हुआ आप बताओ? चुनाव होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ एक ही बार द्वितीय वरीयता मतों की गिनती हुई थी।
द्वितीय वरीयता मतों मतलब दूसरी बार वरीयता मतों की गिनती हुई थी, जिनमें नीलम संजीव रेड्डी को बीबी गिरी ने हरा दिया था। नीलम संजीव रेड्डी को बीबी गिरी ने हरा दिया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है एक वीडियो और होगा इससे, और फिर नेक्स्ट वीडियो पर आपको कल मिलेगा। तो मैं जितना बता दे रहा हूँ केवल उतना आप पढ़िए, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी जो है आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, या किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीटीएस का हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसे ज़रूर कीजिए। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ दोस्तों, अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँगा। अगर आप पीडीएफ चाहिए इसका, अगर लिखने में नहीं लिख पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँगा। तो ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।